रेडी। आज के 8वें वर्ग में मैं आपको व्यंजन संधि पढ़ाने जा रहा हूँ। व्यंजन संधि क्या है? तो व्यंजन वर्णों के साथ स्वर या व्यंजन का जो मेल होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन वर्णों के साथ स्वर या व्यंजन का मेल जो है क्या कहलाता है? व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे हम कहते हैं ऊत जोड़ ज्वाला, ज्वाला तो जो है यहाँ जो में बदलेगा और बनेगा उज्ज्वल। आप देखेंगे कि व्यंजन संधि के अब नियम पढ़ाया जाए। पहला नियम है कि यदि किसी भी वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण, किसी भी वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण, वर्गीय व्यंजन क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ म तक का, तो क वर्ग का प्रथम वर्ण क, च वर्ग का प्रथम वर्ण च, ट वर्ग का प्रथम वर्ण ट और त वर्ग का प्रथम वर्ण त, प वर्ग का प्रथम वर्ण प। अगर किसी वर्गीय व्यंजन के प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण आए, कोई स्वर वर्ण है या किसी भी वर्गीय व्यंजन का तीसरा वर्ण, वर्गीय व्यंजन का तीसरा वर्ण, तीसरा वर्ण का मतलब क्या हुआ? क का तीसरा वर्ण च, ग, च का तीसरा वर्ण च छ ज और ट का तीसरा वर्ण ड, ट का तीसरा वर्ण द और प का तीसरा वर्ण ब। तो किसी भी स्वर वर्ण या तीसरा वर्ण या फिर चतुर्थ वर्ण, चतुर्थ वर्ण क्या होगा? उसी तरह वर्गीय व्यंजन का चतुर्थ वर्ण क्या क्या होगा? ग के बाद का चौथा वर्ण घ, ज के बाद झ, ड के बाद ढ और द के बाद ध और ब के बाद भ, अर्थात चतुर्थ वर्ण। स्वर वर्ण, तीसरा वर्ण, चतुर्थ वर्ण या य, र, ल, व वर्ण आ जाए। देखिए पहले एक एक वर्ण का आप पढ़ रहे थे, अब है कि क, च, ट और प के बाद कोई स्वर वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या य, र, ल, व आ जाए तो ये जो है अपने जो है तीसरे वर्ण में बदल जाता है, अर्थात इसका जो है तीसरा वर्ण हो जाता है। तीसरा वर्ण, तीसरा वर्ण क्या है? तो ग का तीसरा वर्ण ग, च का तीसरा वर्ण ज और ट का तीसरा वर्ण ड और त का तीसरा वर्ण द और प का तीसरा वर्ण भ, ब। तो इस तरह से आपने देखा कि क, च, ट, त, प के बाद यदि कोई स्वर वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या य, र, ल, व आए तो प्रथम वर्ण जो है इधर वाला पहले अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है। उदाहरण के लिए देखिए जैसे वाक, जोड़, दान। यहाँ वाक्य में क आया, क के बाद द आया, द जो है क्या है? तीसरा वर्ण है ना, तो तीसरा वर्ण है तो ये जो है अपने गो में बदल जाएगा, गो हलंत में। तो ये जो गो हलंत में बदलेगा, इसके बाद कोई स्वर वर्ण नहीं है तो क हलंत का गो हलंत में बदला तो बनेगा वागदान। और इसी तरह आप देखेंगे कि अच जोड़ अंत, अच जोड़ अंत। अब देखिए च के बाद स्वर वर्ण आया तो च जो है क्या होगा? ज में बदल जाएगा, ज हलंत में। तो क्या बनेगा जी? ज हलंत में बदलेगा तो बन जाएगा अ, जो में अ स्वर जुटेगा तो जो पूरा हो जाएगा, अनुस्वार जो है ही अजंत हो जाएगा। इस तरह से आप देखते हैं कि अगर प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण, तीसरा वर्ण, चतुर्थ वर्ण या य, र, ल, व आ रहा है तो वह अपने जो है तीसरे वर्ण में बदल जाता है।
नेक्स्ट जो है, इसके बाद आपका दूसरा सूत्र, यदि किसी प्रथम वर्ण के बाद, दूसरा सूत्र क्या है कि प्रथम वर्ण मतलब वही क, च, ट, त और प की बात, अगर किसी भी व्यंजन का पांचवा वर्ण, वर्गीय व्यंजन का पांचवा वर्ण, पांचवा वर्ण मतलब अंग, इय, अण, न और म अगर रहता है, क, च, ट, प हलंत के बाद किसी भी वर्गीय व्यंजन का पांचवा वर्ण अंग, अण, न, म रहता है, तो ये पहला वाला जो भी व्यंजन रहेगा वह अपने अपने जगह पर क्या होगा, पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। ये पांचवें वर्ण में बदलेगा, पांचवें वर्ण में, अर्थात अंग क रहेगा तो अंग हलंत हो जाएगा, च रहेगा तो य हलंत हो जाएगा, ट रहेगा तो अण हलंत होगा, त रहेगा तो न हलंत होगा और प रहेगा तो म हलंत होगा। चलिए इसका भी उदाहरण देखिए। जैसे वाक जोड़ मैं, क के बाद म है, पांचवा वर्ण इसमें से कोई एक वर्ण है, तो क जो है अपने अंगों में बदलेगा, पांचवा वर्ण में अंगों हलंत में बदल जाएगा, और इस तरह यहाँ जो बनेगा अब वांग अंगो हलंत और मय हो जाएगा, वांगमय। अब आप देखेंगे जैसे षठ जोड़ मात्रा, दूसरा है षठ जोड़ मास, क्या हो जाएगा, तो जो है अण हलंत में बदल जाएगा, और इस तरह यहाँ बन जाएगा, तो अण हलंत मतलब आधा भी लिख सकते हैं, खंड मास। तो क, च, ट, प के बाद अगर किसी वर्गीय व्यंजन का अंग, य, अण, न, म हो तो वे अपने पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं। इसके बाद आइए तीसरा सूत्र। तीसरा नियम कहता है कि यदि तो वर्ण के बाद च या छ आ जाए तो जो है च हलंत में बदल जाता है। तो के बाद च या छ आ जाए तो जो है च में बदल जाता है। जैसे हम कहते हैं जगत जोड़ छाया, तो जो है च हलंत में बदलेगा और तब क्या बनेगा, जगत छाया। दूसरा देखिए सप्त जोड़ चरित्र, तो जो है च हलंत में बदलेगा और इस तरह यहाँ बन जाएगा सच्चरित्र।
चलिए चौथा सूत्र। सूत्र नंबर 4 ये कहता है कि तो व्यंजन के बाद यदि जो या लो आ जाए, तो व्यंजन के बाद जो या लो व्यंजन आ जाए तो जो है बाद वाले व्यंजन का रूप ले लेता है, बाद वाले व्यंजन का रूप ले लेता है। जैसे उदाहरण देखिए, उत जोड़ ज्वल। आप देखिए तो के बाद जो आया है तो जो है ये बाद वाला का ही रूप लेगा और जो हलंत में बन जाएगा और इस तरह ये बन जाएगा उज्ज्वल। दूसरा देखिए लो वाला, अगर उत के बाद लो आया लास्ट तो जो है बाद वाला व्यंजन का रूप लेगा, लो हलंत में बदल जाएगा और इस तरह ये बन जाएगा उल्लास। अब आइए पांचवा सूत्र। यदि तो व्यंजन के बाद तो या डो आ जाए तब क्या होता है, इसमें भी तो जो है बाद वाले व्यंजन का रूप में बदल जाता है, बाद वाले व्यंजन में बदल जाता है। जैसे तो जोड़ टीका, तो जो है बाद वाला का रूप लेगा, तो हलंत में बदलेगा और इस तरह यहाँ हो जाएगा तो टीका। ऐसे भी लिख सकते हैं तटिका। और उत जोड़ डयन, तो जो है किसके रूप में बदलेगा, डॉ में बदलेगा और इस तरह से यहाँ बनेगा उड्डयन। ये छठा सूत्र। सूत्र नंबर 6 क्या कहता है कि यदि किसी स्वर वर्ण के बाद छ आ जाए तो क्या होगा, इस बीच में च हलंत जुड़ जाएगा, बीच में च हलंत जुटेगा। उदाहरण के लिए देखिए, वृक्ष जोड़ छाया। आपने देखा वृक्ष में अ स्वर छुपा हुआ है और अ के बाद छ आया तो यहाँ चो आधा जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा वृक्ष छाया, वृक्ष छाया। जैसे बी जोड़ छे, बी में
ईश्वर है, लास्ट में ई है, और ई के बाद छ आया, तो छ आधा जुटा और क्या बन गया, विच्छेद। अब आइए सातवां। सातवां सूत्र कहता है अगर री रो और स के बाद न आए तो न अण के रूप में बदल जाता है। री र स के बाद यदि न आए तो न जो है र के रूप में बदल जाता है। जैसे हम कहते हैं री न रीन, तो ये न लिख करके हम लोग लिखते हैं रीण, ये ऐसे। जैसे भर न, भर न, ये क्या होता है, भरण। ये संधि नहीं है वास्तव में, केवल री के बाद वह शब्द में ही आ जाता है तो भरण बन जाता है, भरण लिखा जाता है। इस तरह से आप देखते हैं। और स वाला आएगा जैसे भूज, स, और जो न, इसको संधि नहीं कहेंगे, ये होता है कि शब्द में ही आ जाए। क्या लिखेंगे, भूषण, ऐसे बनता है। और इसके बाद अगले क्लास में आपका व्यंजन संधि में म वर्णों का मेन पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।